नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, समूह गाँव का पद है और पद का नाम है शिविर सहायक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कैंप असिस्टेंट। पहले इसको स्टेनोग्राफर के नाम से जानते थे और दूसरे डिपार्टमेंट में जब ये वैकेंसी निकलती है तो उसको स्टेनोग्राफर ही कहते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ बात करी जाए यूपीपीसीएल में तो इसको शिविर सहायक मतलब कैंप असिस्टेंट कहेंगे। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करा गया है। वैकेंसी की बात करी जाए तो कुल 21 वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी कम है लेकिन क्योंकि जो कैंप असिस्टेंट है यूपीपीसीएल में उसमें इसका जो कार्यभार है वो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, मतलब जैसे बाबू कहते हैं, वो देख लेते हैं, इसलिए कुछ खास नीड पड़ती नहीं है। पर फिर भी एक सर्किल लेवल पे निकालने के लिए वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। तो 21 जनरल के लिए है, 2 आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए है और 1 एससी के लिए है। तो अगर टोटल पोस्ट देखी जाएँ तो 21 और 1 22 और 2 24 वैकेंसी है। ठीक है, 24 वैकेंसी के लिए ये निकाला गया है। इसके लिए आपके पास मेन जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। और इस वैकेंसी के क्रम में आगे जो जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होंगी, जैसे इसका सिलेबस मतलब इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको पिछले साल का वो दिखा दूंगा, मेरिट क्या रही थी वो भी आने वाले टाइम पे दिखा दूंगा, इसके प्रमोशन क्या रहते हैं, इनकी सैलरी स्लिप क्या होती है वो भी दिखा दूंगा और चयन प्रक्रिया पूरी रहेगी वो भी मैं आपको इस आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि पहली बात, आपके पास आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है या फ़ोटो पहचान पत्र नहीं है तो वो आवेदन ना करे। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। एक विशेष ध्यान देने वाली बात जो इस वैकेंसी के लिए रहती है यूपीपीसीएल की, आज नोटिफिकेशन निकला है, 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि अब मई का लास्ट वीक चल रहा है तो मतलब ज़्यादा नहीं तो ये मान के चलिए कि 1 जनवरी 2023 से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 1 जनवरी 2023 से। इस बीच में ये लोग पूरा प्रोसेस करा लेंगे पूरा। इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करा लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के बाद आपका जो आंसर की होती है उसको भी रिलीज़ कर देंगे। आंसर की रिलीज़ करने के बाद आपकी टाइपिंग और जो स्टेनो की होती है स्किल टेस्ट उसे भी करा लेंगे और जो फाइनल मेरिट है वो भी, और डीवी वगैरह करा के सब कंप्लीट कर देंगे। बहुत तेज़ प्रोसेस होता है, इसलिए इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। और ठीक है ना, उससे राष्ट्रीयता सभी नेशनल हमारे इंडियन होने चाहिए, ज़्यादा इसमें देखेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र में थोड़ा देख लीजिए कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व वर्त का सत्यापन करवाया जाएगा। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरंतर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जाएगी तथा उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को अंतिम शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र में 2 ऐसे संभ्रांत व्यक्तियों जो व्यक्ति के संबंधी ना हो से सत्य चरित्रता का प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से उसने लास्ट टाइम पर अपनी एजुकेशन लिए, और अपने ही एरिया के 2 रेपुटेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तरह से लेना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना होगा जो सीएमओ द्वारा हो या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा या फिर यूपीपीसीएल द्वारा कोई नियुक्त करा गया हो चिकित्सा अधिकारी इस मामले के लिए। उससे वैवाहिक स्थिति एक ही व्यक्ति की एक शादी होनी चाहिए, मतलब पुरुष की एक स्त्री हो और स्त्री का एक ही पुरुष हो। लेकिन कोई ऐसा जाति या फिर ऐसे कोई वर्ग है जिसमें एक या एक से अधिक स्त्री या पुरुष रखने का अधिकार है और उसको विधि द्वारा मान्यता है तो उस मामले में चल सकता है। ठीक है, मेन चीज़ देख लीजिए, केंद्र सरकार मतलब जिनको गवर्नमेंट जॉब से या फिर सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू से कहीं से भी अगर उनको डिसमिस करा गया है, उनको नौकरी से निकाला गया है, ठीक है, तो वो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई ना करें। बाद में अगर पता लगता है तो उसमें रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। अनिवार्य अर्हताओं में देखी जाए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी तरह ये नहीं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई भी हो। ठीक है, किसी भी, चाहे बीटेक कर रखा हो चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, पर ग्रेजुएट हो। और हिंदी आशुलेखन में ध्यान रखिएगा, हिंदू आशुलेखन में मतलब हिंदी की स्टेनो हो, 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और जब कंप्यूटर पर टाइपिंग कराई जाएगी तो वो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया, रिटन एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग होगी और आशुलेखन की परीक्षा होगी। देखिए, इस एग्ज़ाम की यूपीपीसीएल की एक खासियत होती है, खास करके ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए ध्यान रखिएगा।
इसके पेपर जो होते रिटन पेपर होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए की अगर बात करी जाए तो पार्ट ए में आता है ट्रिपल सी से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो ये लोग ये नहीं कहते कि हमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट दो, कि हमें तो ज़रूरत है ही नहीं, हम तो एग्ज़ाम करा लेंगे, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो ठीक है। तो 50 नंबर का आपका पेपर होगा पार्ट ए में और 200 नंबर का होगा पार्ट सेकेंड में। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। पार्ट ए में आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो 1, ठीक है। नाइलिट में जो ट्रिपल सी के क्वेश्चन आते हैं उससे ही रहते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो मीडियम रहता है, ना इजी होता है ना हार्ड होता है, लेकिन मीडियम रहता है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट ए की एक ख़ास बात यह है कि इसमें आपको 20 नंबर लाने ही होंगे। 20 नंबर कैसे लाने होंगे? जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद जो भी आपके डिडक्शन होंगे पार्ट ए में, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन करे और उसके बाद 6 आपके गलत हैं, तो 24 नंबर, तो 30 करे 6 तो 24 तो ऐसे बने, लेकिन 6 का अगर आप मार्किंग घटाएंगे तो 1.5 नंबर वो कट जाएगा, तो कितने बचे? 22.5, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर काट पीट के नंबर 20 से कम बन रहे हैं तब आपके नंबर इसमें नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। आगे उन्होंने कहा जो उसका पार्ट बी होगा उसी के साथ होगा, उसी टाइम होगा, जब पेपर खुलेगा तो पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी, उसमें ये 4 सेक्शन देंगे, ठीक है। 4 सेक्शन देंगे, सामान्य ज्ञान का, तार्किक ज्ञान का, मतलब जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी आएगी इंटरमीडिएट स्तर की इंग्लिश आएगी। तो देखो ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में एक खास बात ये होती है कि इनको जीके से कम मतलब है, इनको मतलब है रीजनिंग से, हिंदी से और इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी में बहुत काम होता है और हिंदी में बड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूं तो 25 नंबर की आएगी रीजनिंग, ठीक है। 45 नंबर की रीजनिंग, 65 नंबर की हिंदी और 65 नंबर की इंग्लिश। हिंदी की अगर बात करें तो इसमें अलंकार, छंद, रस, समास सब पूछा जाता है, कारक भी पूछे जाते हैं, कारक के भेद भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस दे देंगे उनमें से पूछेंगे, संधि, व्याकरण की जितनी भी चीज़ें हैं ना कोई चैप्टर मत छोड़ेगा, सब में से आता है। 65 नंबर की इंग्लिश है, भर की इंग्लिश है, वो 65 नंबर की हिंदी है, भर की आएगी, ऐसी 65 नंबर की इंग्लिश है, ये भी भर की आएगी, समझ लीजिए। 200 नंबर का हो गया आपका सिलेबस। अब आप आगे चलते हैं, तृतीय भाग में बताया कि जो लोग पास हो जाएंगे रिटन पेपर में और मेरिट बनेगी, और फिर उसके लिए बुलाया जाएगा स्टेनो और हिंदी टाइपिंग के लिए। कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? जितनी भी रिक्तियाँ निकाली गई है, जैसे 24 वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके कम से कम 3 गुने तो लेंगे, मतलब कम से कम जो बच्चे बुलाए जाएंगे 72 बच्चे तो बुलाए जाएंगे, ये देखो 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है। सीबीटी में स्टेनो के लिए और टाइपिंग के लिए। अब स्टेनो में क्या क्या कराएंगे? डिक्टेशन बोली जाएगी, 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, ठीक है। और उसको कंप्यूटर पर जब लिखना है 30 मिनट के अंदर अंदर, टोटल 35 मिनट का हो गया आपका आंसू लेखन परीक्षा। और जो आपकी टाइपिंग होगी वो कुर्तीदेव 16 पे होगी, 5 मिनट की स्पीड होती है, ठीक है। 5 मिनट में आपको 30 की स्पीड लानी है, 30 की स्पीड काट पीट के, ग्रॉस स्पीड नहीं, नेट स्पीड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्लियर क्या रखा है कि प्रतिबंध यह है कि चयन हेतु आंसू लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति में, हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आप ये टाइपिंग करेंगे उसमें 30 शब्द की स्पीड चाहिए, जो स्टेनो करेंगे उसमें 60 की स्पीड चाहिए। अगर आप टाइपिंग या स्टेनो दोनों में से किसी एक में भी रह गए तो आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे वहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में रह गए तो आपके भले ही नंबर पार्ट बी में हो 200 में से 180, वो कैलकुलेट नहीं होंगे, वहाँ तो आप 0 है। अगर आपके उसमें कंप्यूटर 50 में से 10 नंबर, 12 नंबर या 19 भी रह गए मान लो, ठीक है, 19.5 भी रहेगा तो भी बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना बस। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 200 नंबर की मेरिट बनेगी डीवी के लिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा जो भी बच्चे पाए जाते हैं। आयु की बात करें तो वही 21 साल और 40 साल है, ठीक है। आयु अनुबंधी छूट के लिए आप देख लीजिएगा, जो सब जगह मिलती है वो यहाँ भी मिलती है, आरक्षण भी उसी अनुसार है जो सब जगह है यहाँ। लेकिन जो परीक्षा होगी वो सब जगह नहीं होगी, परीक्षा के लिए सिलेक्टेड जगह है और इसके अलावा कहीं होगी भी नहीं, देख लीजिएगा। ये रही लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा एवं वाराणसी, सिर्फ इन शहरों में आयोजित करी जाएगी। मतलब राज्य के अलग अलग कोनों में से पकड़ ली जगह, ये मुख्यालय के लिए, फिर ये भी के लिए यूपीपीसीएल के डिस्कॉम के जो मुख्यालय हेडक्वार्टर हैं, ये आगे बताऊंगा क्या डिस्कॉम्स होते हैं क्या नहीं होते, वो भी इन्हीं जगह पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चुन लिया है। अब इन्होंने कहा है, देखिए, एक तो जो लोग EWS सर्टिफिकेट्स जिनके पास है वो ध्यान रखिएगा, उनके पास 31 मार्च 2022 का होना चाहिए। 31 मार्च 2022 से पहले का नहीं माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 19 वो मूल निवास 31 मार्च 19 के बाद का हो, ठीक है।
इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र भी 31 मार्च 22 के बाद का हो। बाकी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, वो इस फॉर्म को जो भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले की होनी चाहिए। और जब आपको अभिलेखों के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जब आपके आशु लेखन हो जाएगा और टेम्पल परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जो बच्चों का रिजल्ट निकलेगा वो 2 गुना अभ्यर्थी में निकलेगा टोटल रिक्तियों के सापेक्ष। ठीक है। बाकी ये है कि कोई भी सूचना गलत ना दीजिएगा। फ़ीस की बात करी जाए तो SC के लिए 826 रुपये है, GST सहित है ये, और 1180 रुपये है जनरल वालों के लिए या OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 1180 भले ही फ़ीस हो, लेकिन प्रोसेस बहुत फास्ट है बैंक की तरह। जैसे बैंक का प्रोसेस होता है ना, फ़ीस ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम जल्दी करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो और भर्तियाँ होती हैं लटक जाती हैं, खास करके जो SSC की 6 महीने में तो पेपर ही कराते हैं। वो करा लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी आपको। पेपर बहुत जल्द होगा। ये मान लीजिए कि अभी चल रहा है आपका जून, तो अगस्त तक ये लोग पेपर करा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला उनको। ठीक है। वैसे ये लोग देते हैं। एडमिट कार्ड की बात करी जाए तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा इसका, और स्टेनो और वगैरह उसके लिए भी जब आपका स्किल टेस्ट होगा उसका भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, जिसकी आपको ईमेल के द्वारा सूचना दे दी जाती है या फिर मैसेज के द्वारा, इसलिए अपना नंबर वगैरह संभाल के रखें। ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगा रहे हैं बहुत ध्यान से लगाएं, सोच समझ के लगाएं, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। पारदर्शिता बिल्कुल रखी जाएगी। इसमें इन्होंने कहा है कि लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति से यथासंभव 3 दिन के अंदर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जाएगा एवं अभ्यर्थी को तिथि से 3 दिन का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे 3 दिन के अंदर आंसर किया जाएगी और उसके बाद 3 दिन का समय मिलेगा कि आपको अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ उन्होंने कही है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मई से 15 जून तक। ठीक है। 15 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। शौक भी जमा करने की 15 जून है। ठीक है। और अपना जो वो है डाउन, अगर कोई ऑफलाइन पैसा जमा कर रहा है, वैसे बहुत कम लोग हैं, तो वो 17 जून तक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात भैया, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो उन्होंने दे दी जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में। वही मैं कह रहा था मुश्किल से मुश्किल अगस्त में आप करा लिया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। तो जुलाई 2022 का तीसरा सप्ताह ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा। तैयारी में लगेगी जिन लोगों कर रहे हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, सबको पता है किस तरह से रखा जाएगा, इसको देख लीजिएगा। अगर किसी को नॉर्मलाइजेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक से अधिक पाली मुद्दों से पेपर होगा, बच्चे ज़्यादा भरेंगे, पर अनुमानित तौर पे एक ही दिन में हो जाएगा, सुबह और शाम की, क्योंकि इतने भी बच्चे नहीं भरेंगे, वैकेंसी कम है, पर भरेंगे ज़रूर। वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा है, वो फीस ज़्यादा है, तो थोड़े बच्चे कम भरेंगे, पर 1-8 लाख फॉर्म फिर भी पड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक थोड़ी बात यह है कि इससे इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इसका पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। पेपर के बाद मेरिट क्या रहने वाली है उसका भी मैं आपको कैसे दे दूंगा। उसके बाद स्टेनो और उसके बाद की फाइनल मेरिट क्या रहेगी, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं समय समय पर इसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। यहाँ तक कि सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग, प्रमोशन, पावर, सब टोटल सब चीज़ बता दी जाएगी। अगर आप चैनल से जुड़े रहिए। ये सूचना आपको अगर सही लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।